हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म अपना बिहार एकेडमी पर। जैसा कि आपको पता है, आज नव वर्ष की शुरुआत हो रही है और हम और हमारे टीम की ओर से आप सभी साथियों के दिल से हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं अपना बिहार एकेडमी पर मोस्ट पीवीआई 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल साइंस का पहला चैप्टर दोस्तों हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। हमने आपके लिए लेकर के आया है 40 ऑब्जेक्टिव जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और हम आपको बताने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं। आज हम इस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने का भी प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण यह था कि फ्रांस 1789 ईस्वी में इस देश का एक राजा था जिसका नाम था लुई सोलमा। लुई सोलमा एक जो है बहुत निरंकुश राजा, जिसको बोलते हैं ना कि अपने लिए स्वयं के लिए ही काम करना, जनता का किसी का ध्यान मत रखना, उसी तरह का राजा था। निरंकुश मतलब अपने लिए जो कुछ भी सोचता था अपने लिए सोचता था। इसलिए फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? एक निरंकुश राजा था जिसका नाम था लुई सोलमा। वह हमेशा अपने लिए सोचता था, देश के लिए नहीं सोचता था, जनता का क्या करना है नहीं करना है, आगे जनता किस तरह से हमारे देश में रह रहा है उसके लिए कुछ नहीं सोचता था। इसलिए फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? निरंकुश शासन। क्या था? निरंकुश शासन। लुई सोलमा अच्छे से शासन नहीं करता था, वो सिर्फ अपने लिए सोचता था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, निरंकुश शासन। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपना अगला प्रश्न 2 पे। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? हम आपको इसके बारे में पहले एक कहानी बताना चाहते हैं। फ्रांस में 1789 ईस्वी में लुई सोलमा नामक एक राजा था जिसका शासन था। लुई सोलमा जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, तो उस देश की जनता ने उसको सोचा, अपना समूह बनाया और उसको उस राजा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का प्रण लिया। और 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुआ। 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुआ जिसको कि आज हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। उस समय लुई सोलमा को उस फ्रांस की जनता ने उसको जड़ से उखाड़ फेंका और 1789 ईस्वी में वहां प्रजातंत्र की स्थापना हो गई। प्रजातंत्र की स्थापना हो गई और धीरे धीरे वहां पे एक संविधान आया। प्रजा ने वहां पे एक अपना संविधान लाया और 1789 से लेके 1799 तक प्रजातंत्र का शासन रहा। और जब प्रजातंत्र का शासन रहा तो उस समय जो है संविधान जो चल रहा था, उस संविधान में सिर्फ जो है अमीरों का ध्यान रखा गया था। इसलिए फिर से लोगों ने तो अमीरों का उसमें ध्यान रखा गया था। ठीक, तो फ्रांस के सैनिक जो था उसमें से एक का नाम था जिसका नाम था नेपोलियन। नेपोलियन ने उभर के आया उस देश में। नेपोलियन नामक एक सैनिक था जो कि उभर के आया। वो देश को समाज को समझा रहा था कि आप हमको एक बार मौका दीजिए देश संभालने के लिए। तो समाज ने उसको, देश की जनता ने उनको देश संभालने का एक मौका दिया। 1804 ईस्वी में देश की जनता ने फ्रांस की गद्दी पे उनको बैठाया और उन्होंने 1804 ईस्वी में अपनी गद्दी पे बैठा, फ्रांस की गद्दी पे बैठा और फ्रांस पे शासन करने लगा, अच्छे से शासन करने लगा। यातायात, बहुत सारी व्यवस्था, देश को समझिए कि बहुत अच्छे से उन्होंने ध्यान रखा और विकसित करने में बहुत 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 समझिए कि यूरोप का वो एक ऐसा शासक था जिन्होंने बहुत अच्छे से काम किया था। तो 1804 से 1815 ईस्वी में उन्होंने शासन किया। उन्होंने देश में, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो आपको हम पहले यह बता देना चाहते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद जो है एक देश की प्रेम, देश के प्रति अपने अंदर प्रेम की जब भावती, अंदर से जब प्रेम निकलता है ना देश के प्रति, इसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो वही यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद,
यूरोप की जनता में कैसे राष्ट्रवाद की भावना जगे, मतलब देश के प्रति प्यार की भावना जगे, वही इसमें इस कहानी, इस यूरोप में राष्ट्रवाद का यही उद्देश्य है कि यूरोप की जनता में देश के प्रति कैसे उसके अंदर प्रेम जगाई जाए। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने उस फ्रांस की जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाने का एक शुरुआत किया था। जब आसपास के यूरोप में, देखिए दोस्तों, यूरोप जो है एक क्या है, यूरोप एक महादेश है। हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि दुनिया में कुल 7 महादेश है। कितने महादेश है? 7 महादेश। पहला यूरोप महादेश, पहला देखिए दोस्तों यूरोप महादेश हो गया, दूसरा एशिया महादेश हो गया, तीसरा अफ्रीका महादेश हो गया, चौथा उत्तरी अमेरिका महादेश हो गया, चौथा दक्षिणी अमेरिका हो गया, सॉरी पांचवा दक्षिण अमेरिका हो गया, छठा आपका अंटार्कटिका महादेश हो गया, और सातवां आपका क्या हो गया, यूरोप, सॉरी पहला यूरोप महादेश हो गया आपका, दूसरा एशिया महादेश हो गया, तीसरा उत्तरी अमेरिका हो गया, चौथा आपका दक्षिण अमेरिका महादेश हो गया, पांचवा आपका अंटार्कटिका हो गया, छठा दक्षिण अफ्रीका हो गया महादेश, सातवां हो गया ऑस्ट्रेलिया महादेश। उनमें से ही एक देश आता, उनमें से एक महादेश आता है जिसका नाम है यूरोप महादेश। यूरोप महादेश में भी बहुत सारे देश, जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया महादेश में बहुत सारे देश थे। जैसे कि आपका एग्जांपल देते हैं कि भारत देश हो गया, चीन हो गया, रूस का कुछ हिस्सा भी एशिया महादेश में आता है। ऐसे एशिया महादेश में पड़ता है और यूरोप महादेश में भी रूस का कुछ हिस्सा पड़ता है। तो रूस आ गया, पाकिस्तान आ गया, म्यांमार आ गया, बांग्लादेश, मतलब बहुत सारे देश है जो कि एशिया महादेश। उसी तरह यूरोप में भी बहुत सारे देश हैं, उनमें से एक देश है फ्रांस। तो हम इससे पहले आपके फ्रांस के बारे में बता रहे थे कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना, नेपोलियन जो है फ्रांस की गद्दी पर 1804 से 1815 तक जब उन्होंने शासन किया, तो आसपास के देश में जो पहले राजा का शासन चला करता था, तो राजा का शासन जो चलता था, पहले जनता में यह भर दिया गया था कि देश कुछ नहीं होता है, बल्कि राजा ही आपके लिए सब चीज है। क्या है? राजा ही आपके लिए सब चीज है, राजा ही आपके लिए सब चीज है। यह जनता के में भर दिया गया था, जनता के मन में भर दिया गया था कि देश कुछ नहीं होता है, बल्कि राजा ही आपके लिए सब चीज है। इसलिए पहले राजा का साम्राज्य, पहले राजा चलता था, जैसा कि अभी आपके और बहुत सारे देश में और हमारे देश में भी, जैसा कि आपके और हमारे देश, हमारे देश में जैसे कि अभी प्रधानमंत्री का शासन चल रहा है, लोकतंत्र का शासन चल रहा है। पहले इस तरह से नहीं चला करता था, पहले क्या चलता था? राजा का शासन चला करता था। जब नेपोलियन ने फ्रांस में बहुत अच्छा काम करने लगा, तो आसपास के राज्य, मतलब पहले यूरोप बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। क्या था? बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था जिन पर राजा की शासन चलता था। तो आसपास के जितने भी छोटे छोटे टुकड़े थे जिन पर की राजा शासन करता था, तो नेपोलियन का यह काम उनको पसंद नहीं आ रहा था कि आप लोगों में राष्ट्रवाद की भावना क्यों भर रहे हैं, उनको यह चीज पसंद नहीं आता है। तो ऑस्ट्रेलिया का एक चांसलर था जिसका नाम था मेटरनिक। क्या नाम था दोस्तों? मेटरनिक। उन्होंने और बहुत चार देश ने, जैसा कि हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं, एक पर्सा हो गया, ऑस्ट्रिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अलग होता है, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग होता है दोस्तों। हम आपको यह बता देना चाहते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग होता है। तो 4 देशों ने मिलकर फ्रांस पर आक्रमण किया। जो नेपोलियन जो अच्छा काम कर रहा था, तो अलग जो राजा शासन करता था, उसका उद्देश्य था कि इनको हटा दिया जाए और फिर से फ्रांस की जनता में राजा का जो था वर्चस्व वो कायम रखा जाए। तो कौन कौन सा देश था? पहला पर्सा हो गया, दूसरा ऑस्ट्रिया हो गया, क्या हो गया दोस्तों? ऑस्ट्रिया हो गया, तीसरा आपका रूस हो गया, चौथा आपका हो गया ब्रिटेन। क्या हो गया दोस्तों? ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, इंग्लैंड। इन 4 देशों के राजा ने मिल करके फ्रांस पर आक्रमण किया और नेपोलियन को बंदी बना लिया। और 1922 ईस्वी में नेपोलियन को बंदी बना करके एक जेल में बंद कर दिया और 1922 ईस्वी में उसी जेल में नेपोलियन का मृत्यु हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि चारों जो टुकड़े जो देश थे, उन्होंने, यहाँ के राजा जो थे,
उन्होंने मिलकर फ्रांस पे आक्रमण किया और नेपोलियन को वहां से हटाया, जेल में बंद कर दिया और 1922 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। और जब इन्होंने फ्रांस को जीत लिया तो इन चारों देशों ने मिलकर सोचा अब क्या किया जाए, जो फ्रांस पे हमने आक्रमण किया और जीत लिया है इस पर क्या किया जाए। ये जो आखिर कोई तो इस देश को संभालेगा ना, कोई तो संभालेगा, इसलिए चारों ने मिल करके एक सम्मेलन किया। क्या क्या सम्मेलन किया, इन चारों ने देशों ने मिल करके एक सम्मेलन किया। उनका नाम था क्या दोस्तों, नाम था वियना संधि। क्या था नाम दोस्तों, वियना संधि। वियना संधि, क्या नाम था दोस्तों, वियना संधि। वियना संधि मतलब आप समझते होंगे दोस्तों, संधि मतलब क्या होता है, समझौता। क्या होता है, समझौता। वियना, वियना क्या है दोस्तों, वियना जो है ऑस्ट्रिया का क्या राजधानी है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी में, जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रिया का चांसलर है मेटरनिक। कौन है दोस्तों, मेटरनिक। तो मेटरनिक और इन तीनों देशों, चारों दोस्तों ने मिल करके वियना में एक सम्मेलन बुलाया जिसका नाम था वियना संधि। क्या नाम था दोस्तों, वियना संधि। क्या नाम था दोस्तों, वियना संधि। ये जो संधि हुआ था कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई। क्या है दोस्तों, वीवीआई। वियना संधि कब हुई थी, 1815 ईस्वी में। और कहां हुआ था, वियना में। कहां हुआ था, वियना में। वियना क्या है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक संधि हुई, उस संधि को वियना संधि कहते हैं। 1815 ईस्वी में हुआ था और ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है उसका नाम मेटरनिक है। दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था। कौन था दोस्तों, मेटरनिक। कौन था, मेटरनिक था। तो उन्होंने सोचा कि फ्रांस पर जो हमने ये शासन कौन करेगा, कौन करेगा दोस्तों। तो पहले जो था, जैसा कि हमने आपको बताया कि निरंकुश राजा का नाम था फ्रांस के पहले 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, उस समय जो है निरंकुश राजा जिसका नाम था लुई सोलमा, वो जो आखिर वो किसी ना किसी वंश के तो होंगे ना, आखिर किस वंश के थे, वो तो बुर्बो वंश के। कौन से वंश के, बुर्बो वंश के थे। कौन से वंश के थे, बुर्बो वंश के थे। कौन, लुई सोलमा। कौन थे दोस्तों, लुई सोलमा थे। वो कौन से वंश के थे, बुर्बो वंश के थे। कौन से वंश से, बुर्बो वंश के थे। तो इन चारों देशों ने सोचा कि इसी के जो है बुर्बो वंश के शासक को ही बैठाया जाए। तो उन्होंने किंग्स चांसलर को उन्होंने सत्ता पे बैठाया। किसको बैठाया, किंग्स चांसलर को। किंग्स चांसलर 10 इनको बैठाया सत्ता पे। ये भी दोस्तों, ये जो क्या था, ये क्या था, यह भी एक निरंकुश राजा की तरह ही लुई सोलमा के शासन जैसा चल रहा था। फिर से उसी तरह उन्होंने कायम रखा। फिर से उन्होंने अपने ही बारे में सोचने लगा और जनता के बारे में कुछ नहीं सोचता था, हमेशा अपने बारे में सोचता था, अमीर वर्ग के बारे में ही सोचा करता था। गरीब का इसमें किसी तरह से ध्यान नहीं रखा गया था। दोस्तों आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था, बुर्बो वंश। कौन से वंश है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना, वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस दोस्तों, इसको वियना संधि जो इसको वियना कांग्रेस भी कहते हैं। कौन से कांग्रेस कहते हैं, वियना कांग्रेस भी इसको कह सकते हैं। तो ये कौन से वंश के थे, बुर्बो वंश के। मतलब चारों देशों ने किसको बैठाया था गद्दी पे, तो बुर्बो वंश के शासक जिसका नाम था किंग चांसलर 10, इनको बैठाया था गद्दी पे। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 3 पे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता मतलब नेपोलियन ने किस वर्ष फ्रांस पर गद्दी पे बैठा, किस वर्ष में बैठा था, 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में कब बैठा था, 1804 ईस्वी में। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर डी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1804, डी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न में। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, वियना सम्मेलन। हमने आपको यहाँ पे बता रखा था कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर जिसका नाम था मेटरनिक, इन्होंने ही वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मेजबानी किया था, अर्थात अध्यक्ष यही थे। कौन थे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर जिसका नाम है मेटरनिक, यही थे। कौन, अध्यक्ष थे। कौन थे, अध्यक्ष थे, जिन्होंने वियना में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन किया था। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, मेटरनिक। आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेटरनिक। आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपना प्रश्न नंबर 5 पे। मेटरनिक कौन था, जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। कौन था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 6 नंबर पे। किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है।
दोस्तों हम आपको बता दें कि यह क्वेश्चन जो है हमने जो आपके सामने जो क्वेश्चन लिख रखा है, ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि किसने कहा फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप सर्दी जुकाम हो जाता है। तो किसने कहा था दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था मेटरनिक, इन्होंने ही कहा था। क्योंकि दोस्तों जब 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो इस क्रांति का प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। क्या पड़ा? अन्य देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। कि देखिए दोस्तों फ्रांस में ऐसे नेपोलियन आए हुए हैं और वे फ्रांस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनका प्रभाव जो है अन्य देशों पर भी पड़ा, अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा। तो किसने कहा? तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर जिसका नाम था मेटरनिक, उन्होंने कहा था कि जब फ्रांस सीखता है, अर्थात जब भी फ्रांस में कोई भी घटना होता है, कोई भी क्रांति होती है, तो जब उन्होंने कहा था तो पूरे यूरोप में इसका प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मेटरनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। इटली एवं जर्मनी वर्तमान के किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? हमने आपको बताया जैसा कि हम सब एशिया महादेश में रहते हैं, एशिया महादेश में बहुत सारे देश आते हैं, उसी तरह यूरोप में भी बहुत सारे देश होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मतलब प्रश्न में लिखा हुआ है इटली एवं जर्मनी। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह जो देश है इटली एवं जर्मनी, यह भी एक यूरोप देश का हिस्सा है। क्या है? यूरोप देश का हिस्सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपना अगला प्रश्न 8 नंबर पे। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद प्रतीक है? हम आपको एक बात बताते हैं, जैसा कि हम लोग भारत माता का नाम सुनते हैं तो हमारे दिल में एक भावना जगती है, देश भावना जगती है, देश प्रेम की भावना जगती है। उसी प्रकार फ्रांस का एक जैसे कि हम लोग भारत माता को पहचानते हैं, भारत माता का नाम सुनते हैं तो हमारे दिल में देश प्रेम की भावना जाग जाती है। ये क्या है? देश प्रेम की भावना जागने का एक प्रतीक है। क्या है? भारत माता हम लोगों के लिए क्या है? प्रतीक है। देश प्रेम जगाने की एक भावना है। उसी प्रकार फ्रांस में मारियान जो है किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? मारियान। उसी प्रकार जैसे हम लोगों के लिए भारत माता है, उसी तरह फ्रांस के लिए मारियान है। क्या है? मारियान है। जब जैसे हम लोग भारत माता का नाम सुनते हैं तो देश में प्रेम की भावना जाग जाती है, उसी तरह जब वो लोग फ्रांस की जनता मारियान का नाम सुनता है तो देश की भावना, देश प्रेम की भावना जाग जाती है। किसमें? फ्रांस की जनता में। मारियान का नाम सुनते ही फ्रांस की जनता में देश की भावना, देश प्रेम की भावना जाग जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 9 पे। वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस हमने आपको बता रखा है कि वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 10 पे। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? कौन से प्रकार का शासन स्थापित हुआ? कौन से? संवैधानिक राजतंत्र। मतलब राजा का शासन तो था ही, बल्कि वहां पे संविधान भी चलता था। क्या चलता था? संविधान भी चलता था और राजा का शासन, मतलब राजा जो काम करते थे वे संविधान के थ्रू ही काम करते थे। मतलब राजा का अपना मन से कुछ भी नहीं कर सकते, जब भी करेंगे तो संविधान के अनुसार करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संवैधानिक राजतंत्र। क्या हो जाएगा? संवैधानिक राजतंत्र। आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 11 पे। यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? तो लोग दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? तो यंग यूरोप का संस्थापक कौन हो जाएगा दोस्तों? मेजनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेजनी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि मेजनी जो है दोस्तों इटली का रहने वाला है। इनका जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। यह जो है जब यह बड़ा हो रहा था धीरे धीरे, तो यह एक कार्बोनरी जो है एक संस्था है जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने के लिए एक गुप्त, जिसे बोलते हैं ना गुप्तचर, उसी तरह ये गुप्त के माध्यम से देश के जनता में, यूरोप के देश की जनता में राष्ट्रवाद की भावना जगाता था। उसी से ये जुड़ा हुआ था। कौन? मेजनी जी जुड़े हुए थे। किससे? कार्बोनरी दर से। किससे जुड़े थे? तो इनको जब 24 वर्ष की आयु में इन्होंने जो है देश में राष्ट्रवाद, लोगों में देश राष्ट्रवाद की भावना जब जगा रहा था, तो यहाँ के राजा को पता चल जाता है और वह इनको देश से भगा देता है। तो जब यह इनको देश से भगा देता है तो इन्होंने खुद का एक नहीं बल्कि दो, एक है यंग यूरोप, दूसरा है यंग यूरोप, दूसरा क्या है? यंग इटली। क्या है? यंग इटली।
यंग यूरोप जो है, ये यूरोप में लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए ये अपना दल बनाया था। कौन सा दल? यंग यूरोप। यंग यूरोप मतलब यूरोप के महादेश में जितने भी देश आते हैं उसके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए इन्होंने एक दल बनाया था, जिसका क्या नाम था दोस्तों? यंग यूरोप। क्या नाम था दोस्तों? यंग यूरोप। तो किसने बनाया था? मेजनी जी ने। किसने बनाया था? मेजनी जी ने। हमने आपको यहाँ बताया था कि यंग इटली नाम का संस्थापक भी इन्होंने ही किया था। चलिए दोस्तों, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हमको ये बता देना चाहते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन जो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मेजनी जी होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 नंबर पे आते हुए इस पहले हम आपको यह बता दिए कि यंग यूरोप जो है, यंग यूरोप और यंग इटली दोनों का संस्थापक कौन है? मेजनी जी हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम अपना प्रश्न नंबर 12 पे। इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, किसे कहा जाता है दोस्तों? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो काउंट काबूर को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? काउंट काबूर को। दोस्तों जब इटली का एकीकरण हो रहा था, यहाँ के जो राजा थे, क्या नाम था उसका? एमेनुअल। एमेनुअल क्या दोस्तों नाम था? जैसा कि हमने यहाँ पे लिखे का विक्टर एमेनुअल। यहाँ के जो शासक राजा था उन्होंने विक्टर एमेनुअल, उसका क्या नाम है? इटली के यह शासक है। कौन है? इटली के शासक है जिसका नाम है विक्टर एमेनुअल। इन्होंने काउंट का सॉरी जी दोस्तों, काउंट काबूर। क्या नाम था? काउंट काबूर। इन्होंने ये जो है इटली के कौन है? इटली के राजा है। इटली के राजा है। कौन है? राजा है जिसका नाम है विक्टर एमेनुअल। इन्होंने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर लागू किया था और इन्होंने इटली की एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। किसका दोस्तों? काउंट काबूर का। किसका दोस्तों? काउंट काबूर का इटली के एकीकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। विक्टर एमेनुअल ने, जो कि इटली के शासक थे, इन्होंने काउंट काबूर को, किसको? काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, जिसका इसका इनो विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर को नियुक्त किया कि आपको जो है इटली का एकीकरण, मतलब इटली के जो है मतलब दोस्तों इटली को जो है ना पहले 7 भागों में पहले विभक्त है। आज जो हम इटली के बारे में पढ़ते हैं, इटली जो है पहले 7 भागों में विभक्त था। कितने भागों में? 7 भागों में। तो विक्टर एमेनुअल ने उनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, इसलिए कि उन्होंने उनको बोला कि आपको जो यह इटली का 7 टुकड़ा है, 7 अर्थात 7 60 नहीं समझना दोस्तों, 7 बल्कि 7। क्या दोस्तों? 7 7 टुकड़ा में विभाजित था। कौन? इटली। तो इन्होंने विक्टर एमेनुअल ने जब प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर को नियुक्त किया तो उन्होंने उनको बोला कि आपको जो इटली का 7 टुकड़ा है, इनको आपको एकीकरण करना है। कैसे एकीकरण? मतलब क्या दोस्तों? जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? जैसे आपको देखिए, आप लोग और हम लोग कौन से देश में? भारत देश में रहते हैं और भारत में बहुत सारे राज्य हैं। भारत के बहुत सारे राज्य को जोड़कर एक भारत देश बना है। उसी तरह इटली पहले 7 भागों में विभक्त था और उनको जोड़ने का कमान मिला था। किसको? काउंट काबूर को। किसको मिला था? काउंट काबूर। किसने दिया था? विक्टर एमेनुअल ने। किसने दिया था? विक्टर एमेनुअल ने। यहाँ पे दोस्तों लिखा इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। तो हमने आपको बताया कि काउंट काबूर का एक बहुत 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 महत्वपूर्ण भूमिका है इटली के एकीकरण में। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? मेज काउंट काबूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? काउंट काबूर हो जाएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन था दोस्तों? हमने आपको बता दिया था कि इन्होंने किस दल से पहले इटली में रह करके किस दल से जुड़ा था? कार्बोनरी दल से। किस दल से? कार्बोनरी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? किससे था? कार्बोनरी से। यंग इटली हमने आपको दोस्तों पहले ही बता दिया था। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 15 पे। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन लाल सेना की है दोस्तों, या लाल कुर्ती की है? किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? इसने गेरी किसने किया था दोस्तों? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गेरी वाल्डी ने किया था। किसने किया था? गेरी वाल्डी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? गेरी वाल्डी ने किया था। कि काउंट काबूर को जब प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था, इटली के दक्षिणी भाग पर स्पेन ने कब्जा कर रखा था। किसने कब्जा कर रखा था? स्पेन ने कब्जा कर रखा था। और काउंट काबूर ने गेरी वाल्डी को जो है दक्षिणी भाग से स्पेन पर से कब्जा हटाने के लिए उसको नियुक्त किया गया था। किसने किया था? काउंट काबूर ने नियुक्त किया था। किसको? गेरी वाल्डी को। और इन्होंने जब
स्पेन को भगाने के लिए इटली के दक्षिणी भाग पे जा रहा था, इन्होंने एक लाल सेना का गठन किया था, जिसको लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्दी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्दी ने किया था। काबुल कौन था? हमने दोस्तों आपको पहले ही बता रखा है कि काबुल कौन था। विक्टर एमेनुअल ने जो है इटली का प्रधानमंत्री के पद पर किसको नियुक्त किया था? काउंट काबुल को। काउंट काबुल, ये एक जो है काउंट काबुल पूरा नाम होगा, बल्कि आपको दोस्तों प्रश्न में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो काउंट काबुल, काबुल कौन था? काबुल कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। कौन है दोस्तों काउंट काबुल? कौन है? इटली का प्रधानमंत्री है। कौन है दोस्तों? इटली का प्रधानमंत्री है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 17 पे। गैरीबाल्दी पेशे से क्या था? गैरीबाल्दी जो दोस्तों हमने यह चीज आपको बताना भूल गया था, इसलिए आपको यह चीज बता देते हैं कि गैरीबाल्दी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक। नाविक जिसको नाव चलाता है उसको क्या बोलते हैं? नाविक बोलते हैं। तो पेशे से क्या था? उसका काम था नाव चलाना, और उसी से अपना भरण पोषण करता था। कौन? गैरीबाल्दी। तो गैरीबाल्दी पेशे से क्या था? गैरीबाल्दी पेशे से क्या था? नाविक था। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 18 पे। काउंट काबुल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर, हमने आपको पहले ही बता दिया था, जिसे यहाँ पे देखिए कि काबुल कौन था? काबुल कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। किसने नियुक्त किया था? तो विक्टर एमेनुअल ने। तो देखिए दोस्तों काउंट काबुल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के बाद। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 19 पे। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध है दोस्तों? तो देखिए बिस्मार्क तो नहीं होगा, क्योंकि इसका संबंध जर्मनी के एकीकरण से। किसका दोस्तों? जो बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण से, इसलिए दोस्तों ये नहीं होगा। मेजनी भी नहीं होगा। एकीकरण काउंट काबुल क्या हो जाएगा दोस्तों? काउंट काबुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? काउंट काबुल हो जाएगा। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? सॉरी दोस्तों, पूछ रहा है इनमें से किसका संबंध नहीं है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? देखिए इसका भी संबंध इटली के एकीकरण से है, इसका भी संबंध इटली के एकीकरण से है, और इसका भी संबंध इटली के एकीकरण से। इसलिए दोस्तों ये तीनों नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? बिस्मार्क हो जाएगा। क्या दोस्तों? बिस्मार्क हो जाएगा, क्योंकि इसका संबंध जर्मनी के एकीकरण से है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 20 पे। इटली के सॉरी विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था दोस्तों? कहाँ का शासक था? जर्मनी जो है इसमें बहुत सारे टुकड़े दोस्तों। जर्मनी का जो पहले 39 टुकड़ा था। कितना टुकड़ा था? 39 टुकड़ा था। उस टुकड़ों में से एक नाम है परसा। क्या नाम है दोस्तों? परसा नाम था, जहाँ के शासक थे विलियम प्रथम। विलियम प्रथम कहाँ थे? विलियम